वहीं पे जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप भी था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट पे रोक दिया गया, इस तरह के आरोप भी सरकार पे लगे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये आपत्ति दर्ज करवाई थी कि हमें जो है हम आ रहे थे, वो तख्तियाँ लेकर के आ रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ केवल विधायक ही नहीं बल्कि और वर्कर भी आ रहे थे। वहीं किसान की अगर बात करते हैं, किसान का 9 महीने से अधिक का समय हुआ, किसान सीधे तौर पर आपके ऊपर, जोगीराम सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनको कहने के बावजूद भी छोटे छोटे प्रोग्राम में जाते हैं, ये ना टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं रणवीर सिंह गंगवा और जोगीराम सिंह को तो पिछले दिनों टोल पे बुलवा के उन्होंने माफ़ी भी आपस में समझौता हो गया है, लेकिन आपकी अब कह रहे हैं कि रणवीर गंगवा कभी कहीं पहुँचते हैं, कभी कहीं पहुँचते हैं। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को हमारा जो संविधान है अधिकार देता है। जैसे संजीवनी हॉस्पिटल की हम बात करें, पिछली बार भी मैंने आपको सामने मामला रखा था, उसमें 40 के 45 के करीब वो महिलाएं हैं, बॉयज़ भी हैं और जेंट्स भी उसमें, जो कि पहले कहीं और जॉब कर रहे थे, किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। अभी उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको सैलरी भी नहीं मिली। अभी जैसे मिनी सेक्टर के बिल्कुल गेट के बाहर धरने में शामिल है, वहाँ पहले शिक्षक बैठे हैं, फिर किसान बैठ गए, अब डॉक्टर भी बैठ गए, तीनों एक तरह से तीनों कैटेगरी के लोग वहाँ पे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं सही है ये? देखिए, मुझे आप ये बताइए कि गलत कदम कौन सा है? तो लोग नौकरी आप लोग तो दे रहे थे, फिर उनको छीन लिया। नहीं छीने, गलत आप कह रहे हैं। डी ग्रुप में अपने बच्चे लगाए खिलाड़ियों को आप लोगों ने मौका दिया, आज वो बच्चों को, कई बच्चों को निकाल दिया गया है उससे सर्विस से। हिसार की हम बात करें, बस स्टैंड में एक लड़की है जो कि मैकेनिकल गाड़ियाँ बस से ठीक कर रही है, आज उसको डी ग्रुप में लगाया गया था, आज उसको वहाँ से निकाल दिया। क्या कारण? जब आपने लगाया है उसको, एक तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों ने किया है, अब उनको आप लोग निकाल दें। देखिए, खिलाड़ियों को नहीं निकाला गया। तो आप बता रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने की आप बात करें, तो वहीं पेपर लीक वाला मामला लगा के चलो, इस सरकार में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद पेपर रद्द हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? बच्चों की भविष्य को लेकर आप किस तरह, क्या लगता है भविष्य बच्चों के खराब नहीं होते? जो उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, उसके बाद आने जाने में उनके खर्चे उसी तरह से बढ़ रहे हैं, वही सरकार किस ओर गौर कर रही है? देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने 5 साल पहले पूरे किए, अब दूसरा साल है, और भ्रष्टाचार की जड़ें जो बहुत गहरी है। चलो, आपके इलाके जैसे कि पटेल नगर की हम बात करते हैं, यहाँ के पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर कई बार जैसे आपके जुनेजा जी हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ से पार्षद हैं, उनके साथ लोगों की झड़प भी हो जाती है, हाथापाई तक की नौबत आती है। उसमें किस तरह से आप ले रहे हैं कि पानी की समस्या दूर हो? पानी की जहाँ पटेल नगर की बात है, अमृत योजना के तहत काफ़ी पाइपें बिछ चुकी है, और जो रह गई थी वो भी जल जीवन मिशन योजना के तहत हम टोटली सारी पाइप। पूरे शहर में तो वैसे बेसहारा पशु बहुत सारे हैं, उसके अलावा अगर पटेल नगर की बात करें तो वहाँ पे इतनी तादाद में बेसहारा पशु है, वहीं से पटेल नगर से शुरुआत होती है कि अलग अलग सेक्टरों में जाने का, आने का। उसको लेकर अभी तक आप लोगों ने कदम तो उठाया लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, क्या कारण? देखिए, पहले बहुत ज़्यादा थे, कम हुए हैं पहले से। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बेसहारा पशु मुक्त हो गए। जैसे पिछले दिनों अमृत योजना के तहत आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग इलाकों में राशन बांटे, उस राशन में फ़ोटो अच्छी लग रही थी, पैकिंग आपकी अच्छी थी, लेकिन उसकी जो अंदर पैकिंग के अंदर जो सामान था, जो गेहूं था या जो भी चीज़ थी, उनमें कई वर्षों से रखा हुआ था और उसमें डले बहुत थे। तो क्या कारण इसका आप लोगों ने संज्ञान भी लिया हुआ? आपको क्या लगता है कहाँ खामियां रहेगी? एक आध जगह से इस टाइप की कोई शिकायत आई है उसको। जैसे फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से डिपो दिए जाते हैं, डिपो धारकों को कई बार एक ही व्यक्ति के नाम 7-7 डिपो भी कई हिसार में जैसे मामला आया है। उसी तरह आपके गांव में भी लोग पिछले दिनों विरोध कर रहे थे कि डिपो वाला वैसे ही हमारे से साइन करा देता है और वहाँ से फर्जी राशन निकाल के बेच देता है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। उसको लेकर किस तरह के आप लोगों के कदम होते हैं? देखिए, ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी के साथ, और विधानसभा स्तर जैसे एक ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ हिसार पहुँचे। हम जानेंगे कि हरियाणा के किन किन मुद्दों के लेकर बहस हुई और उसमें कौन कौन से जैसे विकास की योजनाओं को लेकर किस तरह के जैसे आवाज़ उठाई गई और कुछ उस पर सरकार की तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, उस पर हम बात करेंगे। सर, स्वागत है पहले तो आपका। जी नमस्कार। सर, इस बार जैसे कि विधायक द्वारा अलग अलग मुद्दों पे जैसे अपने इलाके के विकास के लिए सवाल खड़े किए गए थे, उन पर कुछ सवाल थे, कुछ एक तरह से उनसे अपने विकास के लिए सरकार के द्वारा उसमें मांगी गई थी कि विकास करवाया जाए। उस पर आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से किस तरह के वो मिला है दिशा निर्देश?
देखिए, सरकार तो निरंतर बिना भेदभाव के विकास कार्य करने का काम कर रही है। हालांकि पिछले जो लगभग 1.25 साल का वक्त रहा है जब से नई सरकार बनी है, तब से लगातार कहीं कोरोना काल भी, किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है। इन सब के बावजूद सरकार ने जो है समुचित कार्य करने का जो विकास का कार्य है वो लगातार वो चल रहा है। और जहाँ तक अभी सेशन की बात है, इस सेशन के अंदर ये 3 दिन का सेशन रहा, शुक्रवार को और सोमवार और मंगलवार को। और इन तीनों दिन के अंदर जैसे पहला जो सत्र होता है वो प्रश्नकाल का होता है। 20-20 क्वेश्चन लगाए गए थे, तो टोटल 60 क्वेश्चन लगे थे और टोटल 5 कॉल अटेंशन विपक्ष के विधायकों के द्वारा आए और कुल मिलाकर के 11 विधेयक जो है इसके अंदर वो पास हुए हैं। तो इस तरीके से ये सत्र रहा। और जहाँ तक कॉल अटेंशन की बात है, क्योंकि वैसे तो टोटल कॉल अटेंशन काफ़ी थे, 44 के करीब थे, लेकिन 5 उसमें स्वीकृत किए गए और 5 के ऊपर जो है विस्तृत चर्चा हुई। एक भर्ती के जो सिपाही भर्ती के जो पेपर लीक की बात थी उसके ऊपर भी चर्चा हुई। एक वरुण चौधरी है, उनकी तरफ से इसका था जो बच्चों की पढ़ाई का, जो किताबों का, बुक्स का लेकर के उनका था, उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई। ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर भी विस्तृत से जो है वो चर्चा हुई और सरकार की तरफ से उन लोगों को उस पे जो है वो पूरा जवाब दिया गया। तो वहीं पे जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप भी था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट पे रोक दिया गया, इस तरह के आरोप भी सरकार पे लगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये आपत्ति दर्ज करवाई थी कि हमें जो है, हम आ रहे थे, वो तख्तियाँ लेकर के आ रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ केवल विधायक ही नहीं बल्कि और वर्कर भी आ रहे थे। और इस कोरोना काल के अंदर विधानसभा के अंदर, क्योंकि जो दर्शक दीर्घा थी उसके अंदर भी और विधायकों को बिठाने का व्यवस्था की गई थी, क्योंकि अभी भी पूर्ण रूप से हम यूँ नहीं कह सकते कि कोरोना जो है समाप्त हो गया है। अभी भी हमें आशंका जताई जा रही है कि परमात्मा ना करे कोई तीसरी लहर और ना आ जाए। तो इसलिए वो तमाम प्रिकॉशन जो लिए गए थे उसके तहत ही जो विधायकों को दर्शक गैलरी के अंदर भी, स्पीकर गैलरी के अंदर भी वहाँ बिठाया गया था। तो और किसी की तो कोई जगह थी नहीं बैठने की। वो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने वीडियोज़ में देखा है, कि वर्करों के साथ जो आ रहे थे उनको रोकने का कार्य किया। फिर भी माननीय हुड्डा साहब ने ये कहा कि हमें वहाँ रोका गया है, तो उसकी जांच के लिए उन्होंने कहा कि प्रिविलेज कमेटी द्वारा जांच उसकी होनी चाहिए। तो वो माननीय स्पीकर साहब ने, हमने अपनी तरफ से जो है वो उनकी जांच प्रिविलेज कमेटी को मामला सौंप दिया था। अब वो प्रिविलेज कमेटी जो है वो तय करेगी कि कौन किन लोगों की गलती है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है। जैसे पिछले दिनों अमृत योजना के तहत आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग इलाकों में राशन बांटे। उस राशन में फ़ोटो अच्छी लग रही थी, पैकिंग आपकी अच्छी थी, लेकिन उसकी जो अंदर पैकिंग के अंदर जो सामान था, जो गेहूं था या जो भी चीज़ थी, उनमें कई वर्षों से रखा हुआ था और उसमें डले हैं बहुत थे। तो क्या कारण इसका आप लोगों ने संज्ञान भी लिया हुआ? आपको क्या लगता है कहाँ खामियां रहेगी? एक आध जगह से इस टाइप की कोई शिकायत आई है, उसकी जहाँ भी कोई इस टाइप की कहीं आई है तो किस लेवल पे वो कोई गड़बड़ हुई है उसका विभाग जांच भी करवाएगा और वो अपना एक्शन लेंगे। तो जैसे फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से डिपो दिए जाते हैं, डिपो धारकों को कई बार एक ही व्यक्ति के नाम 7-7 डिपो भी कई हिसार में जैसे मामला आया है। उसी तरह आपके गांव में भी लोग पिछले दिनों विरोध कर रहे थे कि डिपो वाला वैसे ही हमारे से साइन करा देता है और वहां से फर्जी राशन निकाल के वो बेच देता है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर किस तरह के आप लोगों के कदम हो रहे हैं? देखिए, ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी तरीके की ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर भी क्योंकि कई बार ही आदमी चालाकी करके और अलग अलग नाम से जो है वो संचालन करता है कि होता है, लेकिन वो अलग अलग नामों से वो ले लेता है। तो इस टाइप के कोई भी मामले अगर आते हैं तो उनकी जांच होती है। जांच के बाद में अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। और इस तरीके की अगर और भी हमारे सामने कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। आज तो टोटली जो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आज तो कोई
चाहे वो बायोमेट्रिक की बात है, कोई और है, तमाम चीज़ें इस टाइप की व्यवस्था की गई है कि भ्रष्टाचार को जो है वो जड़ मूल से समाप्त किया जाए। सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी स्तर का जो भ्रष्टाचार है उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन जो कोई भी नई व्यवस्था करते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं कोई खामी रह जाती है और उस खामी को दूर करने का काम लगातार निरंतर चल रहा है। तो इसी तरीके से जैसे हर चीज़ के अंदर, चाहे वो शुरू में दिक्कत आई थी, शुरू में ये कहा था लोगों ने कि बुजुर्ग वो पेंशन लेने कैसे जाएंगे, आप तो खातों में डाल दोगे, उनकी सारी व्यवस्था की नहीं है। आज कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। पहले आमतौर पर ये शिकायत रहती थी कि कई बार तो ये होता था कि सरपंचों ने पेंशन नहीं दी, फिर कहते थे भाई झूठे अंगूठे लगवा लिए, हमें नहीं मिली, किसी की डेथ होगी उसकी जो है वो पेंशन जो है वो चली गई, किसी को मिली नहीं। वो तमाम चीज़ें आज उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्था ऐसी बन गई। तो कोई भी चीज़ जब नई शुरू करते हैं उसके अंदर एक बार दिक्कत आती है और उसके बाद में जो भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से चाहे कोई डिपो वाला मामला है, चाहे राशन वितरण का है, चाहे कोई और जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर भी हम करने जा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रियाँ जो है ऑनलाइन है, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन जो है आज गांव के अंदर बैठे बिठाए किसान अपने फसल का ब्यौरा वहीं गांव के अंदर इसी सेंटर के अंदर भर सकता है। ये तो आप बता रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करने की आप बात कर रहे थे, वहीं पेपर लीक वाला मामला लगा के चलो, इस सरकार में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद पेपर रद्द हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? बच्चों की भविष्य को लेकर आप किस तरह, क्या लगता है भविष्य बच्चों के खराब नहीं होते? जो उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, उसके बाद आने जाने में उनके खर्चे उसी तरह से बढ़ रहे हैं, वही सरकार किस ओर गौर कर रही है? फिर देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने 5 साल पहले पूरे किए, अब दूसरा साल है और भ्रष्टाचार की जड़ें जो बहुत गहरी है। और उस समय आप तो पेपर लीक की बात की, पेपर लीक हुए और पेपर लीक होते ही हमने उसको कैंसिल किया, कोई कोर्ट ने तो नहीं किया ना। पहले तो जो भर्तियां उन्होंने की है कांग्रेस के टाइम पे, वो भर्तियां जो रद्द हुई है, भविष्य बच्चों का उसमें खराब हुआ है, इसमें भी टाइम खराब हुआ है, बच्चों का परेशानी भी होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका जैसी सरकार को लगी, तुरंत उसको कैंसिल करने का काम किया, क्योंकि सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि हम मेरिट के ऊपर बच्चों को नौकरियां देंगे। और आगे आने, अभी हमने इसी विधानसभा के अंदर एक कड़ा कानून अब बनाया है, कोई भी चाहे वो उसमें गड़बड़ कराने वाला, चाहे अधिकारी हो और चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी हो, अगर वो शामिल उसके अंदर मिलेगा तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा है। इसका प्रावधान अभी ये किया है, इसके लिए कड़े कदम उठाने का काम किया है और आगे से इस बात का हर तरीके से वो विधि अपनाई जाएगी जिससे कोई पेपर लीक का और का ये मसला ना हो, क्योंकि लंबे टाइम से जो है वो खर्ची पर्ची वाला मामला चलता था। यहाँ तो इन्होंने तो पीछे जो कांग्रेस की सरकार के अंदर तो एग्ज़ाम नहीं लिए, इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए। हमने इंटरव्यू को समाप्त किया है कि आप उसमें जो गड़बड़ करते हो वो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा वो सर्विस लगता है तो वो 30 साल तक 35 साल तक उसने कार्य करना होता है। वो अगर वो 30-35 साल तक वहाँ रह करके कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए अच्छे बच्चे आएँ जो मेरिट पे आधारित है वही आएँ, ताकि समुचित और बढ़िया तरीके से जो कार्य चले। डी ग्रुप में अपने बच्चे लगाए खिलाड़ियों को आप लोगों ने मौका दिया, आज वो बच्चों को, कई बच्चों को निकाल दिया गया है उससे सर्विस से। हिसार की हम बात करें, बस स्टैंड में एक लड़की है जो कि मैकेनिकल गाड़ियां बस से ठीक कर रही है, आज उसको डी ग्रुप में लगाया गया था, आज उसको वहां से निकाल दिया। क्या कारण? जब आपने लगाया है उसको एक तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों ने किया है, अब उनको आप लोग निकाल रहे हैं। देखिए, खिलाड़ियों को नहीं निकाला गया, कहीं किसी का अगर कोई सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं है या और उसके अंदर कोई कमी है, जो चीज़ पॉलिसी के तहत नहीं आती है, तो कहीं न कहीं वो इस टाइप का कोई मामला होगा। ये नहीं कि खिलाड़ियों को निकाल दिया। पॉलिसी आप बता रहे हैं, लगने से पहले पॉलिसी आप चेक करना चाहिए सरकार को कि हाँ ये व्यक्ति, उसके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। एक बार बंदा लग जाता है उसके बाद निकाल देते, तो उसका मनोबल कहाँ जाता है फिर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कहीं अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखा देता है, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है और जांच के अंदर किसी भी स्तर पे कभी भी अगर कहीं कोई गड़बड़ मिलती है तो उसको तो उस बात का तो एक्शन जो है सरकार या डिपार्टमेंट वो लेगा। अगर कहीं भी किसी के साथ भी इस टाइप का कोई भेदभाव के तौर पर या भी कोई
वैसे ही किसी को कर दिया। अगर किसी का कोई सर्टिफिकेट किसी का फर्जी होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से नहीं है कि कोई किसी को परेशान करने के लिए या कोई यार कोई वैसे ही कोई किसी को निकाल दिया हो, इस टाइप का नहीं। कुछ एक मामले आए थे जिन बच्चों के अगर कोई वैलिड नहीं थे वो क्योंकि उसमें कंडीशन है कि किस स्तर तक का खिलाड़ी होना चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट बनवा के ले आया और उसकी अगर जांच के लिए भेज दिए कागज़, इन बिटवीन उसको अगर ज्वाइन करवा लिया, तो जब जांच होकर के आएगी तो उसका तो देखो एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे संजीवनी हॉस्पिटल की हम बात करें, पिछली बार भी मैंने आपको सामने मामला रखा था, उसमें 40 के 45 के करीब वो महिलाएं हैं, बॉयज़ भी हैं और जेंट्स भी उसमें, जो कि पहले कहीं और जॉब कर रहे थे। किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। अभी उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको सैलरी भी नहीं मिली। अभी जैसे मिनी सेक्टर के बिल्कुल गेट के बाहर धरने में शामिल है। वहाँ पहले शिक्षक बैठे हैं, फिर किसान बैठ गए, अब डॉक्टर भी बैठ गए। तीनों एक तरह से तीनों कैटेगरी के लोग वहाँ पे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने जो कदम उठाए सही है ये? देखिए, मुझे आप ये बताइए कि गलत कदम कौन सा है? तो नौकरी आप लोग तो दे रहे थे, फिर उनको छीन लिया नौकरी आप लोगों ने। नहीं छीने, गलत आप कह रहे हैं। आप उसका नाम क्या हॉस्पिटल का? संजीवनी अस्थायी हॉस्पिटल। वो स्थायी हॉस्पिटल नहीं है। जब अस्थायी हॉस्पिटल है तो अस्थायी हॉस्पिटल के अंदर स्थायी नौकरी कैसे हो सकती है जी? जब 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 कोरोना की लहर आ गई और कोरोना की लहर के अंदर अब उस समय के अंदर एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई, तो ही तो वो हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो स्कूल के अंदर है, वो परमानेंट कोई हॉस्पिटल थोड़ी है। वो हॉस्पिटल फॉर द टाइम बीइंग है कि जब आज उसके अंदर कोई मरीज़ नहीं है, आज परमात्मा की कृपा से यहाँ कोविड के मरीज़ नहीं आ रहे, तो फिर वो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं तो स्टाफ कहाँ रखेंगे वहाँ पे? और जब लगाया गया तब भी तो अस्थायी हॉस्पिटल कह के ही लगाया गया ना। अस्थायी का मतलब है जितने टाइम तक ज़रूरत है। अब लोगों का ये कहना जी हमने इतने दिन काम किया, कोविड में काम किया। जब कोई भी आपदा इस टाइप की आती है तो हर कोई कार्य करता है। ये तो चलो इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कार्य किया है, किसी ने बस्तियों के अंदर जा कर के अपने घर से भी जो है वो अनाज बांटने का काम किया है, खर्चा लगाने का काम भी किया है। और इस टाइप की जब आपदाएं आती है तो सारे एकजुट होकर के कार्य करते हैं। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि उनको कोई परमानेंट नौकरियां दी गई थी और आज उनको हटा दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात उनकी जो जितने दिन उन्होंने कार्य किया उनकी तनख्वाह की उनके खातों में डाल दी गई है। किसी की अगर नहीं मिली होगी तो हमें बताएं, हम दिवाएंगे उसकी, उसमें कौन सी बात है। चलो आपके इलाके जैसे कि पटेल नगर की हम बात करते हैं, यहाँ के पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर कई बार जैसे आपके जुनेजा जी हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ से पार्षद हैं, उनके साथ लोगों की झड़प भी हो जाती है, हाथापाई तक की नौबत आती है। उसमें किस तरह से आप ले रहे हैं कि पानी की समस्या दूर हो? पानी की जहाँ पटेल नगर की बात है, अमृत योजना के तहत काफ़ी पाइपें बिछ चुकी है और जो रह गई थी वो भी जल जीवन मिशन योजना के तहत हम टोटली की टोटली सारी पाइपलाइन जो नई बिछा रहे हैं। और अभी जहाँ भी थोड़ी बहुत पानी की किल्लत अब भी है, वो आने वाले दिनों में पीने के पानी की ना केवल शहर के अंदर बल्कि गाँव के अंदर भी जल जीवन मिशन के तहत हम जो है वो सारी पाइपें बिछाने का काम कर रहे हैं। हमने ये जो वाटर वर्क्स है कैमरी रोड के ऊपर, वहाँ 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नया वाटर टैंक मंजूर करवाने का काम किया है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से आज़ाद नगर के अंदर एक और वाटर टैंक जो है मंजूर करवाने का काम किया है। और जहाँ जहाँ पाइप नहीं है वहाँ और पाइप जो है बिछाने का काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर पानी की पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। पूरे शहर में तो वैसे बेसहारा पशु बहुत सारे हैं, उसके अलावा अगर पटेल नगर की बात करें तो वहाँ पे इतनी तादाद में बेसहारा पशु है। वहीं से पटेल नगर से शुरुआत होती है कि अलग अलग सेक्टरों में जाने का आने का। उसको लेकर अभी तक आप लोगों ने कदम तो उठाया लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, क्या कारण? देखिए, पहले बहुत ज़्यादा थे, कम हुए हैं पहले से। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बेसहारा पशु मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इस पे कार्य हुआ है। नंदीशालाएँ भी खुली हैं, सरकारी भी प्राइवेट भी गौशालाएँ खुली है, उनको भी सरकार प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि ये बेसहारा पशु मुक्त जो है शहर हम बनाने का काम करेंगे। और अभी भी इसके ऊपर निरंतर जो है कार्य चल रहा है इस तरीके से जहाँ भी आते हैं, क्योंकि एक जगह से कहीं से भी हमने जितने पशु होते हैं उनको अगर नंदीशाला में डाल दिया तो कई बारी कहीं दूसरी जगह से भी लोग जो है वो छोड़ जाते हैं। इस टाइप की घटनाएं भी होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब ये कंट्रोल हो रहा है। जल्दी हम इसको पशु मुक्त करवाएंगे।
जैसे कल की तस्वीरों से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद, नगर निगम, उसके नगर पालिका के चुनाव के लिए कमर कस ली है। जैसे हाँसी में आप लोगों ने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठे होकर वहाँ के कुछ लोगों से भी आप लोगों ने मुलाकात की। क्या जल्दी संभव है चुनाव होना? बिल्कुल। अभी नगर पालिका हाँसी का भी और नगर पालिका बरवाड़ा का भी चुनाव ड्यू है। पंचायतों के हमारे चुनाव ड्यू है, जो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंचीज है, उनके अभी ड्यू हैं। और आने वाले समय के अंदर ये मान करके चलिए कि महीने 2 महीने के अंदर ही जो है वो चुनाव डिक्लेयर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमेशा से ही लोगों के अंदर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता दूं कि केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि राजनीतिक पार्टी के साथ साथ संगठन सेवा ही संगठन जो है वो मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वहीं किसान की अगर बात करते हैं, किसान का 9 महीने से अधिक का समय हुआ। किसान सीधे तौर पर आपके ऊपर, जोगीराम सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इनको कहने के बावजूद भी छोटे छोटे प्रोग्राम में जाते हैं, ये ना टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं रणवीर सिंह गंगवा और जोगीराम सिंह को तो पिछले दिनों टोल पे बुलवा के उन्होंने माफ़ी भी, आपस में समझौता हो गया है। लेकिन आपकी अब कह रहे हैं कि रणवीर गंगवा कभी कहीं पहुँचते हैं, कभी कहीं पहुँचते हैं। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है। आंदोलन का अधिकार भी है, हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार है, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। और किसान आंदोलन की जहाँ बात है, सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और डे 1 से ही तमाम बातें सुनने को तैयार है। अब तो कुछ एक ऐसे लोगों ने एक ये वो जिद पकड़ ली जो जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी थी, वो अपनी राजनीतिक तलाशने का काम कर रहे हैं। इस टाइप का वो नहीं होना चाहिए। किसान अपनी बात रखे, लेकिन ये नहीं है कि किसी की बात हम तो किसी को कहने नहीं देंगे जी। ये अधिकार किसने दे दिया? अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है, जो गांव में जाने का भी है, अपनी बात कहने का भी है। आप सुने बात, उनसे सहमत नहीं है तो आप उस पर जो है ना वाद विवाद करें, आप बैठे चर्चा करें, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि हम आंदोलन पर बैठे हैं और हम किसी को जाने नहीं देंगे जी, किसी को करने नहीं देंगे। ये इसकी इजाज़त हमारा संविधान जो नहीं देता। जैसे सरकार इतनी दिक्कतें आ रही है आप लोगों को कहीं गांव में जाने के लिए, जलसे करने के लिए, नहीं तो बहुत सारी योजनाएं आप लोग लाते जाते आते, इतना विरोध हो रहा है। अब सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है ताकि बैठ के किसान का मामला शांत हो जाए। आने वाले समय में यूपी के चुनाव भी हैं, आपके पंजाब के भी चुनाव ड्यू हैं, मतलब 6 महीने के अंदर होने हैं। तो आपको लगता है उससे पहले किसान का मामला शांत हो जाएगा? किसान का मामला तो शांत हो जाए, किसान की समस्या की भी जो है वो सुलझाई जा सकती है, लेकिन जिन लोगों की राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी और वो चाहते हैं कि हमारा राज हो, वो मामला कैसे सुलझे? अब तो रोड़ा ये रह रहा ज़्यादा। तो इसलिए मामला केवल किसानों का नहीं है, केवल किसान आंदोलन का या कानूनों का नहीं है। उसकी बात तो जब ही तय होगी जब सरकार ने कह दिया बीच में कोई आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं, हम उसको दूर कर देंगे। तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया। अब तो मामला वो दूसरा जो रूप जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।